हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुर्तजा आलम आपका सर आपका वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, मजे से होंगे। इधर जाड़ा बढ़ता जा रहा है, अपना सब ध्यान रखें, ख्याल रखें। आज का हमारा टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, जिसकी शुरुआत हो जाती है 1789 से। और इस रिवॉल्यूशन को हम बेस मान सकते हैं या मोटिवेशन का एक वजह मान सकते हैं, जो कि यूरोप में नेशनलिज्म के स्प्रेड के लिए वजह बना। खैर, अब आज हम ये देखेंगे कि इस रिवॉल्यूशन के क्या कॉज थे, क्या कारण थे, क्या वजह थे। इस रिवॉल्यूशन के एक वजह नहीं थे, कई सारे वजह थे। इसके सोशल कॉज थे, इकोनॉमिक कॉज थे, इंटेलेक्चुअल कॉज थे। सोशल में क्या है, फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट, जिसे हम क्लर्जी के नाम से जानते हैं, इनमें जितने भी चर्च या चर्च से जुड़े हुए लोग थे वे सभी क्लर्जी के अंदर आते थे। दूसरा सेकंड स्टेट, किंग और किंग के सारे ऑफिशियल्स इसके ग्रुप को नोबिलिटी बुलाते थे। तो ये जो फर्स्ट 2 स्टेट्स थे, ये दोनों ही स्टेट प्रिविलेज एंजॉय करते थे। प्रिविलेज एंजॉय करते थे मतलब इनको हर तरह की पॉलिटिकल या सोशल राइट्स मिले हुए थे। ये टैक्स वगैरह के मामले में ये टैक्स वगैरह इनके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता था, नाम के टैक्स होते थे, वो भी दे नहीं दे। लेकिन थर्ड स्टेट, जिसे हम पीजेंट्री कहते हैं, पीजेंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग किसान ही होते थे, बहुत कम वर्कर प्रोफेशनल्स ये होते थे, इसलिए इन्हें पीजेंट्री के नाम से जानते हैं। तो ये जो है थर्ड स्टेट, ये लगभग 98% पॉपुलेशन होता था। इन्हें ही सब कुछ पे करना होता था, इन्हें कोई तरह की प्रिविलेज नहीं थी, कोई सोशल या पॉलिटिकल राइट्स नहीं होते थे, लेकिन हर तरह के टैक्स बर्डन इन्हीं के ऊपर थोपा जाता था। तो ऐसे डिवीजन ऑफ सोसाइटी ने आगे चल के लोगों को डिसकंटेंट किया और इस रिवॉल्यूशन के लिए वो मजबूर हो गए। एक तो सोशल हो गया। आइए अब इसको यहां पर देखते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ड्यूरिंग द 18th century, France had around $18 million in debt. ये लगभग $80 million के कर्ज में आ गया था। इसके कर्ज में आने के कई कारण थे। एक तो लग्जरियस लाइफस्टाइल ऑफ किंग एंड क्वीन, साथ ही इन्होंने अमेरिका के इंडिपेंडेंस वॉर में उनकी हेल्प की, वहां भी इनके खर्च हुए। The king and queen as well as their nobles lived a luxurious lives, and this lifestyle caused the French Empire's greatest economic crisis. एक एक दिन में लाखों रुपए खर्च करते थे। पैलेस ऑफ वर्साइल्स के आगे इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन लगाया हुआ था, जिस पर लाखों के खर्च होते थे। क्वीन मैरी एंटोनेट, वो अपने पोशाक पे लाखों के हिसाब से खर्च करती थी। यानी इनकी जो लाइफ की लग्जरी वो कम नहीं हो रही थी, और वहां की पब्लिक जो है रोटी रोटी को तरस रहे थे। तो ऐसे में ऑब्वियसली पब्लिक रिवोल्ट करेंगे ही। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रांस इन द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एज वेल एज फ्लॉड टैक्सिंग सिस्टम, क्योंकि इन्होंने अमेरिका की हेल्प करने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन को ये अपना दुश्मन मानते थे, तो ये ब्रिटेन को डिफीट करने के लिए अमेरिकन इंडिपेंडेंट सोल्जर्स की हेल्प करते थे। उस पर इनका काफी खर्च हुआ। अब उस खर्च की वजह से इनको बड़े बड़े मनी लेंडर से पैसे लेने पड़े, और उसे चुकाने के लिए जब उन्होंने प्रेशर बनाया तो ये नया टैक्स लेकर आए, और उस टैक्स को लेकर इन्होंने टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलाई। पहले इनके समय में मोनार्की में
ऐसा होता था, वो नाम का एक स्टेट जनरल रखते थे, हालांकि सारे डिसीजन तो वो खुद करते थे। उस जनरल में एक वोट स्टेट का, इसका फर्स्ट स्टेट का होता था, एक वोट सेकंड स्टेट का होता था और एक वोट थर्ड स्टेट का होता था। जबकि पॉपुलेशन 98% इधर है और 2% में इधर बटे हुए हैं। कभी भी कोई भी फैसला लेना हो तो ये दोनों एक हो जाते थे, इनके 2 वोट हो जाते थे, वो अकेला रह जाता था, तो इनके फैसले ही। अब इन्होंने टैक्स बढ़ाने को लेकर मीटिंग बुलाया स्टेट जनरल का, जिसमें सब आए, पीजेंट्री भी आए। वहां पर जो मीटिंग में बैठने का भी सिस्टम ये था कि ये सभी जो है सामने टेबल पे बैठ जाते थे और ये जो है थर्ड स्टेट, इन्हें पीछे खड़ा रहना होता था। और टैक्सेशन की जब बात चली तो उन्होंने अपनी मनमानी करनी चाहिए, तो ये लोग उस बात से नाराज होकर थर्ड स्टेट यानी स्टेट जनरल के लोग इन दोनों को छोड़कर वॉकआउट करके वहां से निकल जाते हैं, हट जाते हैं कि नहीं, हमें ये बात अब मंजूर नहीं है, और वो अब अपना फैसला खुद करने की तैयारी में लग जाते हैं। और यहीं से शुरुआत हो जाती है इनके खिलाफ रिवोल्ट की। आगे देखते हैं। सोशल, द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी फॉर्म द फर्स्ट 2 स्टेट। ये दोनों फर्स्ट 2 स्टेट बनाते थे एंड वर द मोस्ट प्रिविलेज्ड क्लासेस इन फ्रेंच सोसाइटी। फ्रांस की समाज में ये सबसे ज्यादा प्रिविलेज विशेषाधिकार वाले दोनों स्टेट थे, हर तरह के विशेषाधिकार था इनको। They were excluded from the payment of taxes to the state। इनमें से किसी को भी स्टेट को किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता था। On the other hand, the third state that consisted of peasant and workers, जो कि 98% population होते थे, from the majority of the population, they were charged with excessive of taxes with no political and social rights। As a result, they were extremely discontent। सारा कुछ थर्ड स्टेट को ही पे करना होता था, और वैसे अगर देखा जाए तो ना उनको पॉलिटिकल लेवल पे ना ही सोशल लेवल पे किसी तरह के राइट्स थे, और सारे जो है बर्डन उन्हीं के ऊपर थे। तो ऑब्वियसली इस पे तो डिस्कंटेंट होंगे ही और वो रिवोल्ट करेंगे ही करेंगे। इन्हें स्टेट को तो टैक्स देने ही होते थे किंग को, साथ ही इन्हें क्लर्जी को भी टैक्स देना होता था। टाइप्स नाम से क्लर्जी एक टैक्स लेता था, जो कि किसी के भी प्रोडक्शन का 1/10 होता था। किसी फार्मर ने अगर एक क्विंटल कोई क्रॉप उगाया है तो 1/10 यानी 10 केजी उसे चर्च को टाइप्स के रूप में टैक्स देना है। किंग को तो जो देते हैं वो देते ही हैं, अलग से इसे देना होता। तो इतने सारे टैक्स का बर्डन, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट नाम का कोई चीज नहीं, तो ये डिस्कंटेंट होते ही इन्होंने मजबूरी में रिवोल्ट किया और रिवोल्यूशन का बीज पड़ा है इस तरह से। दूसरा है इकोनॉमिक। जैसा कि अभी हम बात कर ही रहे हैं कि फ्रांस की खुद की हालत अच्छी नहीं, और ये दूसरे की लड़ाई में भी अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, लोगों से कर्ज ले लेके, उधार ले लेके खर्च कर रहे हैं, तो इकोनॉमी तो वहां की चरमराएगी ही। और ये सारी इकोनॉमी को का बोझ जो है वो थर्ड स्टेट पे ही बार बार डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि तब तक समाज में हमारे कुछ नई तरह की बातें होने लगी। पहले लोग यही सोचते थे कि किंग और क्वीन जो है ये ईश्वर की तरफ से भेजे गए हैं, इनको जो है डिवाइन पावर मिला हुआ है रूल करने का, ये भगवान के रूप होते हैं, जैसा कहेंगे वैसा ही करना जरूरी है वरना पाप लगेगा, ये वो इधर उधर। लेकिन अब जो है बुद्धिजीवी लोग, थिंकर्स, वो आ गए समाज में, और वो लोगों को तरह तरह की अच्छी बातें, सही रास्ता दिखाने लगे। लोगों की सोच भी उस हिसाब से डेवलप होने लगी, और अब इन बातों में लोग विश्वास नहीं करते थे कि ये ईश्वर की तरफ से भेजा गया। अब लोग जानने लगे कि ये सिर्फ हमारा उल्लू बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक नई तरह का मिडिल क्लास भी हमारी सोसाइटी में आया। वो नया क्या है? यूरोप में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो एक वर्कर्स का ग्रुप सामने आया, साथ ही अलग अलग तरह की इंडस्ट्री चलाने वाले लोगों का ग्रुप आया,
ट्रेड से जुड़े हुए लोग थे जो ट्रेडिंग करते थे जगह जगह, वो एक क्लास, और ये पढ़ने लिखने लगे। और इस तरह से एक नया मिडिल क्लास सामने आया जो बुद्धि रखता था, सोचता समझता था उसे, और फिर वो अपने आप से सवाल करने लगा कि ऐसा क्यों है कि राजा ही सब चीज का मालिक होगा, राजा ही सब कुछ। और फिर लोगों के अंदर जब ऐसे सवाल आए तो उन्होंने फिर रास्ता भी ढूंढना शुरू किया जो उनको रिवॉल्यूशन की तरफ ले जा रहा था। इकोनॉमिक में देखते हैं, as a result of numerous wars waged by Louis XVI, the state coffers were empty. बार बार लगातार कई तरह की लड़ाइयां लड़ने की वजह से लुई 16 ने जो लड़ाइयां लड़ी, चाहे वो अमेरिका की हेल्प कर रहा हो या अपनी लड़ाई लड़ रहा हो, अक्सर ये फ्रांस से जो है किसी न किसी से लड़ा करते थे, ब्रिटेन से तो लड़ाई इनकी अक्सर रहती ही थी। तो इसके चक्कर में इनका काफी खर्च हुआ और इनका खजाना खाली हो गया। The situation was more complexed by France's involvement in the American War of Independence and the faulty system of taxation. स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो गई, भयावह हो गई जब अमेरिका की वॉर में वहां के इंडिपेंडेंट लोगों की हेल्प करने के लिए फ्रांस ने खर्च करना शुरू किया, और उसके बाद जो बोझ आया कर्ज का, डेब्ट का, उस बोझ को कम करने के लिए इसने जो टैक्सेशन सिस्टम अपनाया वो सिस्टम गलत था। While the privileged classes were executed from paying taxes, the third state was more and more burdened with them. जहां ये पहले के दो स्टेट, इन दोनों को हर तरह के टैक्स से अलग रखा गया था, जबकि ये वेल्दी थे, ये अच्छे खुशहाल लोग थे, ये चाहते तो ये दे सकते, लेकिन इनको टैक्स से एक्सक्लूड रखा गया और सारा बर्डन जो है टैक्स का इन पे डाला गया। तो कोई भी बात हो, जब ज्यादा परेशानी आ गई तो कोई भी उसका विरोध करेगा, और इन्होंने उसका विरोध किया, और रिजल्ट में हमें आज फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ने को सुनने को मिल रहा है। ये तो सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक तो जो है सो है ही, साथ ही इंटेलेक्चुअल कॉज भी है इसकी। इसी बीच फ्रांस में कुछ थिंकर्स, बुद्धिजीवी लोग सामने आते हैं और उन्होंने कई तरह के बुक्स लिखे जिसे पढ़कर लोगों के मन में आया कि नहीं, ये जो है डिवाइन पावर ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो इंसान के अपने कर्म से होगा, उसके जन्म से नहीं होगा। जन्म से किसी को कुछ नहीं अधिकार है, जो जिस अधिकार के लायक जैसा कर्म करके बनेगा वो उस अधिकार का अधिकारी होगा। इनमें से सबसे ज्यादा नाम रूसो को सुनने को मिलता है। इंटेलेक्चुअल 18th century was marked by a conscious refusal by French thinkers of the divine rights theory. पहले से जो चला आ रहा था कि इसको दैवीय अधिकार मिला हुआ है, ये राजा है, इसको ईश्वर का चुना हुआ है, ये जैसा कहे वैसा ही होना चाहिए, जो फैसला लेगा वैसा ही है। अब थिंकर्स ने अपनी बुक्स में के जरिए लोगों को समझाने लगे कि ऐसा कोई राइट्स किसी को दिया नहीं गया है। फिलोसफर्स लाइक रूसो रिजेक्टेड द पैराडाइम ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की एंड promulgate the doctrine of equality of man and sovereignty of people. अब वो अपने बुक्स के जरिए लोगों के दिमाग में ऐसी बातें देने लगे कि ऐसा कोई डिवाइन राइट नहीं होता है, हर इंसान की अपनी सॉवरेनिटी है, हर इंसान की अपनी डिग्निटी है, तो हर किसी को उसकी सॉवरेनिटी के साथ उसको उसका अधिकार मिले, डिग्निटी का उनका जो है प्रोटेक्शन होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। इस तरह की बातें करने लगे तो पढ़ने वाले के भी सोच पे इसका असर पड़ा और फिर वो भी उसी तरह से सोचने लगे। They played a pivotal role in exposing the false line of the old political system. उन्होंने खोल के रख दिया जो पुराने समय से जो ढर्रा चला आ रहा था कि राजा रानी ही सब चीज देवता सामान्य होते हैं, ये है वो है, उन्होंने इस सब चीज को खोल दिया और लोगों की सोच बदली और समय के साथ फिर अब इन सब बातों से फ्रांस की जो सिटीजन है वो उनकी सोच बदल गई थी।
अब होता ये है, ये बात है 1789 की, 14 सितंबर 1789 की बात है। ये 8000 के करीब मेन और वुमेन गैदर होते हैं वर्साइल्स के पास टेनिस कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने जो स्टेट जनरल की मीटिंग को अवॉइड कर दिया था, वॉकआउट कर दिया था, तो अब ये आपस में बैठ के अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के खुद यूनाइट होके गवर्नमेंट बनाने की सोच रहे थे। अभी ये यहाँ पर इस बारे में इकट्ठा हुए ही है कि इतने में एक र्यूमर स्प्रेड हो गया, ऐसा ही कहा जाता है र्यूमर, सच्चाई क्या है गॉड नोज। र्यूमर स्प्रेड हुआ कि किंग ने एक ट्रुप भेज दिया है जो आएंगे और यहां आते ही सबको शूट करना शुरू कर देंगे। इस न्यूज के स्प्रेड होते ही वे लोग एग्रेसिव हो गए और उन्होंने आसपास तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिया। जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे उन्हें तोड़ दिया, जो जेल था उसे तोड़कर उनके कैदियों को रिलीज कर दिया, और बिल्डिंग के जो टुकड़े थे बड़े बड़े स्टोन के वो नीलाम कर किए जाने लगे, और लोग भी उसे निशानी के तौर पे पैसे वाले उसे खरीद खरीद के रखने लगे। और फिर यहीं से शुरू हो जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और ये तो वर्साइल्स की बात है। इसके बाद कंट्री साइड में भी यही र्यूमर चारों तरफ फैलता है कि किंग अपने ट्रूप्स को भेज रहा है, वो तुम्हारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे सारे प्रॉपर्टी को सीज कर लेंगे। जो जहां था वो वहीं पे रिवोल्ट करना शुरू कर देता है। कई सारे नोबल्स को मार दिया गया, उनके कैसल को जलाया गया, उनकी प्रॉपर्टी को लूटा गया, और इस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरे फ्रांस में फैला। और इसी बात से मजबूर होकर फिर लुई 16 ने सबको बुलाकर ये कहा कि सबको क्या बुलाएंगे कि वुमेन का एक ग्रुप उनके पास मार्च करते हुए जाता है, और वहां पर वो इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि अब जो है एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं रहेगा फ्रांस में, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क रहेगा। एब्सोल्यूट मोनार्क वो होता है जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, राजा जो कह देगा वही माना जाएगा, उसका फैसला लास्ट है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जाएगी और जो भी फैसला होगा उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। हालांकि उन्होंने इस बात को मान लिया, लेकिन उस वक्त तो इस बात को मान लिया और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलाने की बात भी कही, लेकिन वो आसपास के जो एम्पायर्स थे उनके साथ सेक्रेटली वो अपनी जो है सो साठगांठ करता रहा। ये बात जब जैकोबिन्स को पता चली, जैकोबिन्स वो लोग हैं जिन्होंने मिडिल क्लास के वो लोग, जैकोबिन्स नाम का इन्होंने क्लब बनाया जगह जगह पर रिवॉल्यूशन के टाइम पर, और वो उसके थ्रू एक दूसरे को यूनाइट करते रहे। जब ये बात जैकोबिन्स को पता चली तो उन्होंने फिर किंग और क्वीन को अरेस्ट कर लिया और वहां की रूल पे कंट्रोल कर लिया। उसके 2 दिन बाद ही लुइस को और उसकी वाइफ को दोनों को गिलोटिन पे चढ़ा के मार दिया जाता है। ये एक तरह का डिवाइस होता है जो ब्लेड के थ्रू लोगों को की गर्दन उड़ाने का काम होता है। यहाँ पे गर्दन रखी जाती है, जैसे ब्लेड नीचे गिरता है और उसे खत्म कर दिया गया। और फिर यहां पर से रॉब्सपियर एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अपॉइंट होता है और रॉब्सपियर यहाँ पर से एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। हालांकि कुछ दिनों के बाद रॉब्सपियर के अलग जो दूसरा ग्रुप था रिवोल्यूशनरीज का, उन्होंने रॉब्सपियर को मारकर उन्होंने अपने अंडर ले लिया। और फिर शुरू होता है डायरेक्टरीशिप। डायरेक्टरीशिप में डायरेक्टर्स 5 चुने जाते हैं और वो सब मिलके कंबाइन रूप से फैसला लेते हैं। फिर उसके बाद नेपोलियन डिस्ट्रॉय कर देता है जो भी इन्होंने डेमोक्रेसी यहां बनाया था उस डेमोक्रेसी को, और दोबारा फिर से वो किंग बन जाता है और वो इसे अपना एम्पायर बना लेता है। और 1804 में उसने एम्परर का काम किया, लेकिन
सही मानों में देखा जाए तो उसने वो सारे राइट्स दिए, वो सारे तरीके अपनाए जो कि ज्यादातर डेमोक्रेटिक फॉर्मेट में हमें देखने को मिलता है। उसने सिविल कोड दिया जिसके हिसाब से उसने फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश किया, इक्वलिटी लाने की कोशिश की, किसी को बर्थ से प्रिविलेज मिला हुआ है तो उसने उसे एबोलिश किया, लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का राइट्स दिया। तो ये सारे काम उसने किए, लेकिन वाटरलू की वॉर में नेपोलियन की हार हो जाती है और दोबारा फिर वापस बॉर्बन फैमिली के को हैंडओवर कर दिया जाता है फ्रांस का जो है एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये है फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 का ये टॉपिक है हिस्ट्री में। उम्मीद करता हूं आप लोग इन बातों से फायदा उठाएंगे। थैंक यू।